तो ये जो क्वेश्चन है ये जैम कंप्यूटर एप्लीकेशन 2010 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन नंबर 61 है। इसमें कहा गया है कि लेट n बी एन निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, कि n एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4 है with real entries, then which one of the following statement is true about eigenvalues। तो आइगन वैल्यूज के बारे में कौन कौन सी 4 स्टेटमेंट्स में ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, सारे के सारे आइगन वैल्यूज जो है वो प्योर इमेजिनरी है। प्योर इमेजिनरी का नंबर मतलब कि जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस बी आयोटा, यानी कि इसमें ये वाला रियल पार्ट नहीं होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट होगा। जीरो इज द ओनली आइगन वैल्यू, कि जीरो इसकी आइगन वैल्यू है, यानी कि अगर ये ऑर्डर 4 का मैट्रिक्स है, यानी कि कोई n मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4/4 है, तो इसकी 4 आइगन वैल्यू होंगी, क्योंकि जितनी ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है एट मोस्ट उतनी उसकी आइगन वैल्यू होती है। अब जीरो ओनली आइगन वैल्यू का मतलब है कि जीरो रिपीटेड आइगन वैल्यू है, यानी कि 4 टाइम्स रिपीट होगी। एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज रियल, एक आइगन वैल्यू इसकी रियल है, एंड एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू हैज नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, और एक आइगन वैल्यू कम से कम ऐसी होगी जिसमें इमेजिनरी पार्ट होगा। एक आइगन वैल्यू रियल होगी और एक आइगन वैल्यू ऐसी होगी कि जिसमें इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि निलपोटेंट मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में उसकी बेसिक नॉलेज कर लेते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स है, सपोज कर लीजिए कोई मैट्रिक्स n है, इसको निलपोटेंट मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब हमें एक ऐसी पावर मिल जाए, यानी कि k पावर मिल जाए, यानी कि n को k टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, ये हमें नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स दे दे। निलपोटेंट, यहाँ जो ये वर्ड यूज किया गया है इसी से आप याद रखें कि ये नल मैट्रिक्स के बारे में देता है, यानी कि एक मैट्रिक्स जिसको उसी से नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर सबसे पहले हमें जीरो मिल जाए, वही उसका इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी होता है। यानी कि सपोज करो n को 2 बार 4 टाइम्स और 6 टाइम्स करने पर, यानी कि n को n से मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स, यानी कि n मल्टीप्लाई बाय n, n को 4 टाइम्स n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n, और ऐसे 6 टाइम्स, तो ये सारे पर सपोज करो जीरो है, लेकिन सबसे पहले हमें कहाँ मिला? 2 पर, तो ये इसका इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी होगा। यानी कि सबसे पहले हमें जहां पर मिला वो ये है, और ये जो हमेशा होता है इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी हमेशा लेस देन होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। यानी कि अगर इस मैट्रिक्स की जो डायमेंशन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जैसे 4/4, तो n/n ये जो भी होगी उससे लेस देन होता है, यानी कि k लेस देन n। और दूसरी बात, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ये चाहे इसका जो फील्ड है यानी कि एंट्रीज जो जहां से आ रही हैं वो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। दूसरा, निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में एक बात और है कि इसका ट्रेस जो होता है, यानी कि वो मैट्रिक्स जब उसका इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी पर हमें मैट्रिक्स मिलता है, यानी कि इंडेक्स पावर पर जो मैट्रिक्स मिलता है उसका जो ट्रेस है वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? सिंपल सी बात है, क्योंकि वो 0 0 आएगा, 0 0 0, क्योंकि नल मैट्रिक्स आएगा सेम साइज का या करेक्ट साइज का, तो उसको अगर उसके डायगोनल एंट्रीज को ऐड करेंगे तो वो 0 होगा। और निलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और ट्रेस 0 होता है, यानी कि अगर आपको एक निलपोटेंट मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे 2/2 का मैट्रिक्स अगर मैं आपको बोलूं कि 2/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए,
तो क्योंकि डिटरमिनेंट भी 0 है और ट्रेस भी 0 होता है, तो यानी कि ट्रेस 0 कब होगा, जब डायगोनल एंट्रीज कुछ ऐसी हो, 0 0 टाइप की हो, या उसका एडिटिव इनवर्स हो, जैसे 1 -1, ठीक है, तभी ये 0 हो सकती है। तो सबसे आसान बात ये होती है कि आप डायगोनल एंट्रीज को 0 कर दीजिए। अब इससे एक यहां पर रिजल्ट जनरलाइज हो जाता है कि कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मतलब आइदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, जिसकी डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, जिसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, चाहे वो अपर है चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वो हमेशा निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा और उसका जो इंडेक्स है वो भी लेस देन n होगा, यानी कि साइज मैट्रिक्स के साइज से कम होगा। तो ये जो कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी ये मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्योंकि n एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो हमें पता है कि डिटरमिनेंट 0 होता है, तो यानी कि कोई ना कोई आइगन वैल्यू 0 होगी, तभी डिटरमिनेंट 0 होता है, क्योंकि सभी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 होता है, साथ ही साथ ट्रेस 0 है। तो यहां से एक तो बात ये तो हो गई कि 0 उसकी आइगन वैल्यू होगी, लेकिन 0 के अलावा कोई आइगन वैल्यू है या नहीं है ये अभी और बताएंगे, यानी कि 0 आइगन वैल्यू है। तो इसमें जो पूछा गया था 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू, हम इस पर बात अभी नहीं कर सकते। हम अगर ये कहता है 0 इज द आइगन वैल्यू तो हम इसको अभी टिक कर देते। अभी मैंने अभी तक जितना एक्सप्लेन किया उससे अभी ये स्टेटमेंट को हम डिस्कार्ड या सही या गलत अभी नहीं कर सकते हैं। तो इसके अब इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स दे रखा था हमें, जो इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी इक्वल टू 4 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन की एक स्टूडेंट को ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ पर जो ऑर्डर 4 कहा है ये मैट्रिक्स के साइज के लिए कहा है या इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी कहा है, क्योंकि इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी साइज से कम भी हो सकता है और एटमोस्ट साइज के बराबर होता है। तो अगर हम ये माने कि इस मैट्रिक्स का ये साइज है ऑर्डर 4, क्योंकि अगर वो बोलता तो इसको डायरेक्ट वो इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी लिखता, और अगर साइज की बात करता तो 4/4 या कुछ इस तरह से बोलता। तो ये थोड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो खैर कोई भी हो फिर भी इसका सॉल्यूशन हम बता सकते हैं। अगर ये 4 साइज का मैट्रिक्स है और निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो यानी कि 4 तक इस पर हमें 0 मिलेगा, n⁴ इक्वल टू 0। अब यहां पर आप कैले हैमिल्टन थ्योरम से आप जानते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। यानी कि आप मान लीजिए मैट्रिक्स ने सेटिस्फाई कर लिया तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, λ⁴ इक्वल टू 0। तभी यहाँ पर लैम्डा की जगह n पुट करेंगे तभी ये आएगा। तो ये इसकी कैर इक्वेशन हो गई, कैर इक्वेशन यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहां से इतना पता चल गया है, आपको ये पता है कि अगर a की आइगन वैल्यू m है तो a की पावर k की आइगन वैल्यू m की पावर k होती है। यानी कि जो n⁴ है इसकी जो आइगन वैल्यू है वो ये है, यानी कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू ये है। और ये इक्वेशन ये इंप्लाई करती है कि लैम्डा इक्वल टू 0, और लैम्डा क्या है, लैम्डा आइगन वैल्यू है n की। अब लैम्डा इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू ऑफ n है, यानी कि इससे अब हमें ये पता चल गया है कि लैम्डा के अलावा कोई और आइगन वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा 4 टाइम्स, यहां से पता चल रहा है कि लैम्डा 4 टाइम्स रिपीट हो गया, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 0 0 0 0 इस तरह से। तो 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू। अब ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया, 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू। अब आपसे पूछा गया है और ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा सोचते हैं। ऑल आइगन वैल्यूज
आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो क्योंकि रियल नंबर्स हो और वो नॉन जीरो हो तो ये तो बात ही गलत है। निलपोटेंट मैट्रिक्स की अभी तक हमने ये रिजल्ट एक तरह से प्रूव कर लिया है कि सारी की सारी आइगन वैल्यूज जीरो होती हैं, कोई भी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज नहीं होती। फिर बी पार्ट में पूछा गया कि ऑल आइगन वैल्यूज आर प्योरली इमेजिनरी। नहीं, प्योरली इमेजिनरी भी नहीं होता। जीरो को हम ना तो प्योरली इमेजिनरी कहते हैं, at least one eigenvalue is real and at least one eigenvalue has non-zero imaginary part। क्योंकि यहां से ही पता चल रहा है नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट आएगा और वो ऑप्शन बी से ही डिस्कार्ड हो गया, तो ये ऑप्शन डी यहां से ही डिस्कार्ड हो जाता है, बी से ही। तो आपने देखा कि ये किस तरह से पूछा गया था हमसे। और अगर हम ये मान लें कि ये इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी नहीं था, ये जो 4 था यहाँ पर इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी नहीं था, तो हम मान लेते हैं कि ये इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी नहीं है, तो यानी कि एक हमें k मिलेगा जहां पर ये जीरो होगा क्योंकि निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और ये जो k है, k पर क्या कंडीशन होगी कि k लेस देन इक्वल टू 4, k लेस देन इक्वल टू 4। तो यानी कि लैम्डा की पावर k इक्वल टू 0 बाय केले-हैमिल्टन थ्योरम। अब यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि ये लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये लैम्डा कितने टाइम्स रिपीट होगा, जितने k टाइम्स है। और लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ a, यानी कि लैम्डा कितने टाइम्स रिपीट होगा, 4 टाइम्स। क्योंकि वो अब हम उसको 4 को साइज मान रहे हैं, तो लैम्डा 4 टाइम्स रिपीट होगा। और ये तभी हो सकता है जब ये 4 हो, यानी कि वो इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी ही है, जिसको हमने ऑर्डर समझ रहे हैं वो निलपोटेंसी है, ऑर्डर ऑफ इंडेक्स ऑफ